हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्टिव एज फिजिकल एजुकेशन चैनल। मैं बलवान सिंह आज आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन का यूनिट नंबर 10th, जो कि है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स, जिसके आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अपडेटेड सिलेबस होने वाला है हमारा 2024-25 के अकॉर्डिंग। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है सिलेबस। सिलेबस में हम क्या कवर करने वाले हैं, क्या क्या हम पॉइंट कवर करने वाले हैं 10th यूनिट में। सबसे पहले आ जाएगा कंसेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ट्रेनिंग लोड किस तरह से होते हैं, ओवरलोड का क्या मीनिंग है, अडाप्टेशन क्या चीज होती है, और रिकवरी का स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में क्या ही इंपॉर्टेंस है और क्या चीज है रिकवरी। वार्मिंग अप क्या चीज है, लिम्बर डाउन इसका टाइप कौन कौन से होते हैं, मेथड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कंसेप्ट ऑफ स्किल, टेक्निक, टैक्टिस एंड स्ट्रेटजीज। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं बहुत बार हमें कंफ्यूज करते हैं, बट आफ्टर दैट वीडियो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और हमारा एक इम्पॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक रह जाता है कंसेप्ट ऑफ डोपिंग। डोपिंग क्या चीज है और उससे होने वाले दुष्परिणाम, मतलब डिसएडवांटेजेस। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं अपने पहले कंसेप्ट, जो है कंसेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। कंसेप्ट ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग समझने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे ट्रेनिंग का मीनिंग क्या है। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज और स्किल ऑफ एनीथिंग। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, एक ऐसा कार्यवाही, एक ऐसा काम जो हम करते हैं किसी स्किल या नॉलेज को बढ़ाने के लिए। वो नंबर ऑफ डेज तक चल सकता है, वो ट्रेनिंग मंथ तक चल सकती है, ईयर तक चल सकती है। इसमें हम नॉलेज की बात कर रहे हैं, सबसे पहले स्किल की बात कर रहे हैं, और हम इसमें आर्ट की भी बात कर सकते हैं, कोई कलाकारी जैसे डांस हो गया, सिंगिंग हो गया। बट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हमें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का ही मीनिंग चाहिए। सिंपल सी बात है, द प्रोसेस ऑफ प्रेपरेशन फॉर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। जब हम किसी प्रक्रिया को स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग, अगर हम किसी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, और उसे हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बोलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मीनिंग। अभी हम चलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मतलब सिद्धांत, सेट ऑफ रूल्स विच वी नीड टू फॉलो टू मेक अ ट्रेनिंग प्लान फॉर अवर एथलीट्स। एक तो मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताता हूं कि आपको ना ये चैप्टर करने से पहले एक माइंड सेट रखना पड़ेगा। माइंड सेट कैसा, जिसमें आपको सोचना है यू एज अ कोच, मीन्स स्पोर्ट्स कोच। आपको अपने आप को स्पोर्ट्स कोच की तरह सोचना है, और उसमें आपको दूसरा पॉइंट क्या करना है, जिसमें आप यू आर प्रिपेयरिंग है ट्रेनिंग प्लान, जिसमें आप ट्रेनिंग प्लान प्रिपेयर कर रहे हो फॉर दी रिजल्ट्स। ठीक है, जिसमें आप ट्रेनिंग प्लान प्रिपेयर कर रहे हो रिजल्ट्स के लिए। अब ये माइंडसेट लेके ना आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से क्या क्या चीजें करोगे। सिंपल सी बात है, साइंटिफिक प्रेपरेशन। ऐसे ही नहीं आप सिंपली कहीं से भी कुछ भी उठा के करी जा रहे हो और आपको लगता है कि आपका रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ट्रेनिंग शुड बी प्लान्ड होनी चाहिए, आपका ट्रेनिंग का प्लान होना चाहिए, साइंटिफिक मेथड्स होने चाहिए, और उसमें इफेक्टिवनेस और सेफ्टी का भी आपको ध्यान रखना है। रिवर्सेबिलिटी, एक ऐसी सिचुएशन जब आप कहीं ट्रेनिंग करना बंद कर देते हो तो आपकी परफॉर्मेंस कम होना शुरू हो जाती है। ये उस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अगर आप चाहते हो कि आपका परफॉर्मेंस बनी रहे, तब आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलना पड़ेगा टू अवॉइड रिवर्सेबिलिटी इन योर लर्निंग प्रोसेस। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आ जाता है ओवरलोड। टू इंप्रूव द बॉडी मस्ट वर्क हार्डर देन यूजुअल। मतलब एक हमारा लेवल है जिसमें हम वर्क करते हैं। ये हमारा फिटनेस लेवल आ गया, इसको एफ एल लिख देता हूँ, फिटनेस लेवल आ गया। हम इसी पे जाते हैं और वापिस आ जाते हैं, यहां तक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। अगर हमें अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस ऊपर जाए, तब हमें देना पड़ेगा ओवरलोड। ओवरलोड जब आप दोगे तो आपको आएगी फैटीक। फैटीक आने से आपकी परफॉर्मेंस हो जाएगी लो। जब आपकी परफॉर्मेंस लो होगी देन यू नीड टू टेक रिकवरी। जब आप रिकवरी, रेस्ट, डाइट प्रॉपर लोगे, तब आपकी हो जाएगी अडॉप्टेशन टू न्यू लोड। अडॉप्टेशन टू न्यू लोड, ठीक है। तो ये फायदा होता है ओवरलोड का। ओवरलोड कोई नेगेटिव टर्म नहीं है। जब हमारी ट्रेनिंग में, जब हमारी परफॉर्मेंस में एक
प्लेट्यू आ जाता है, एक स्टैग्नेशन वाला फेस आ जाता है जिसमें हमारी परफॉर्मेंस ना तो बढ़ती है ना ही कम होती है। तब हमें अपनी बॉडी को देना पड़ता है ओवरलोड। ओवरलोड देने का तरीका है सबसे पहला वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब जो हम काम 1 घंटे तक कर रहे थे अभी हम उससे 1.5 घंटा करेंगे। 1.5 घंटा करेंगे मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। इंटेंसिटी, अगर हमारा इंटेंसिटी हार्ट रेट 60% तक जाता था अभी हम उसको 70% या 80% तक लेके जाएंगे। इंटेंसिटी डायरेक्टली रिलेट करती है हमारे हार्ट रेट के साथ। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रिकवरी। हम अपने रिकवरी फेज को भी मैक्सिमाइज कर देंगे टू इम्प्रूव द अडेप्टेशन। अगर हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, इंटेंसिटी बढ़ा दी और हमने रेस्ट एंड डाइट पे ध्यान नहीं दिया, दैट मीन्स हमें कोई भी परफॉर्मेंस में चेंजेस नहीं आने वाले। तो आपको रिकवरी पे भी ध्यान देना होगा जिसमें आपको अच्छा खाना और रेस्ट लेनी पड़ेगी देन, जिससे आपको अडेप्टेशन हो जाएगी टू द न्यू लोड। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे जो कि है वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन। वार्म अप कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो हमें किसी भी काम को करने से पहले हमारी बॉडी को थोड़ा सा गर्म कर देती है, हमारे हार्ट रेट को थोड़ा अप कर देती है, जिससे कि हमारी बॉडी को कोई शॉक ना आए और हम अच्छे से काम को कर पाए। वाई कूल डाउन हेल्प रिड्यूस द मसल सोरनेस एंड प्रमोट रिकवरी। कूल डाउन मतलब जिस तरह से हम अपने हार्ट रेट को वार्म अप में अप करते हैं उसी तरह से हम कूल डाउन में हार्ट रेट को नॉर्मल सिचुएशन में लेके आते हैं। जैसे कि ये मैंने बोला था हमारा फिटनेस लेवल हो गया, इस तरह से हमने हार्ट रेट को पहले ऊपर लेके गए, ये हो जाएगा वार्म अप। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम इसको नीचे लेके आए तो ये हमारी हो जाएगी कूल डाउन वाली सिचुएशन। आई होप कि आप थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कूलिंग डाउन और वार्म अप का मीनिंग। उसके बाद आ जाता है कंटिन्यूटी, मतलब कि हमारी ट्रेनिंग कंसिस्टेंटली चलनी चाहिए विदाउट एनी ब्रेक। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, इसमें काम करता है लॉ ऑफ RA, लॉ ऑफ रेडीनेस। एक बच्चा अपने मन से जब तक तैयार नहीं है किसी काम को करने के लिए, तो मैं और आप कोई किसी भी इंसान को नहीं सिखा सकते। सिंपल सी बात है, एथलीट मेंटली और फिजिकली इंगेज्ड होगा तभी वो अपने रिजल्ट को मैक्सिमाइज कर पाएगा। ये प्रिंसिपल ये कहना चाह रहा है। साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी ये मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमारा ट्रेनिंग प्लान वीकली है। हमने 1 वीक का प्लान दे दिया, उसके बाद हम रिजल्ट्स को मेजर करेंगे कि आज ये ट्रेनिंग प्लान हमारे एथलीट पे असर कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम उस ट्रेनिंग प्लान को कंटिन्यू करेंगे या चेंज करेंगे। उसी तरह से ये मंथली भी हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है, डिपेंड ऑन हमारा एम क्या है, हमारी ट्रेनिंग का एम क्या है, हमारा गोल क्या है। हमारे इसको माइक्रोसाइकिल, मीजोसाइकिल एंड मैक्रोसाइकिल, ये एक कोर टॉपिक है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का। अभी आपको जस्ट इंट्रोडक्शन लेनी है। ये चलता है 3 डेज टू 12 डेज तक, आप इसे मान सकते हो। इसे आप 1 मंथ टू 3 मंथ बोल सकते हो। ईयरली 1 ईयर टू 4 ईयर तक भी चल सकता है, तो इसे हम बोलेंगे साइक्लिसिटी, है ना। उसके बाद आ जाता है जर्नल एंड स्पेसिफिक प्रेपरेशन। सिंपल सी बात है, जब एक बच्चे को चलना नहीं आता तो आप उसे रनिंग करना कैसे सिखा सकते हो। पहले हम उसे ABC सिखाएंगे, देन दैट पर्सन एबल टू स्पीक इंग्लिश, मतलब बेसिक तो आने चाहिए ना उसको। सिंपल सी बात है, पहले उसका हम जर्नल प्रेपरेशन करवाएंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द स्पेसिफिक प्रेपरेशन। आफ्टर दैट प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग वर्कआउट ऐड कर सकते हैं और डाइट प्लान अच्छे से बना सकते हैं। दैट मीन्स कि एक हमारा जो एथलीट है वो बोर नहीं होना चाहिए हमारे ट्रेनिंग प्लान, डाइट प्लान, इवन रेस्ट प्लान से। तो इसलिए हमें अपने ट्रेनिंग प्लान में वैरायटी भी ऐड करनी चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरिंग रिजल्ट, हमने डाइट भी अच्छी बना ली, हम वार्म अप भी कर रहे हैं, कूल डाउन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट हमें रिजल्ट कोई नहीं आ रहे, तो क्या आप उसे एक सही ट्रेनिंग प्लान बोलोगे? सही ट्रेनिंग प्लान बोलोगे? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि रिजल्ट तो कोई आ ही नहीं रहा ना। दैट मीन्स कि जब हम पूरा ट्रेनिंग प्लान बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि पहले परफॉर्मेंस कैसी थी एथलीट की और बाद में परफॉर्मेंस कैसी हो गई। अगर चेंजेस नहीं आ रहे तो आपको एक बार दोबारा से उस प्लान को देखना पड़ेगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ट्रेनिंग लोड, जिसमें आएगा ओवरलोड क्या चीज है, अडॉप्टेशन एंड रिकवरी। ओवरलोड तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले ट्रेनिंग लोड रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्ट्रेस प्लेस्ड ऑन द एथलीट ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान जो भी लोड एक एथलीट को दिया जाता है हम उसे ट्रेनिंग लोड बोलते हैं। अगर तो हम उसे मोटिवेट कर रहे हैं
जहाँ उसके इमोशनल या मेंटल हेल्थ पे कोई असर डाल रहे हैं, तो दैट मीन्स दिस इज द इंटरनल लोड। अगर फिजिकल लोड, अगर हम उसे रनिंग करवा रहे हैं जिससे उसको स्वेटिंग हो रही है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो रहा है, सांस फूलना, पसीना आना, तो दैट मीन्स आउटर लोड। जो हम उसके एक्सटर्नल बॉडी को या मसल्स को लोड दे रहे हैं, दैट इज द एक्सटर्नल लोड। उसके बाद आ जाता है ओवरलोड। ओवरलोड जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, एक पॉजिटिव टर्म है। ये एक पॉजिटिव टर्म है। इसको परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए दिया जाता है। परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद इसमें क्या आता है, एक फिट प्रिंसिपल को, जैसे देखो इसमें लिखा हुआ ना, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन मींस टाइम। तो एक फिट प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। फ्रीक्वेंसी मतलब हमारा वही वॉल्यूम आ जाएगा। इंटेंसिटी मतलब हमारे हार्ट रेट के साथ रिलेट करता है, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। टाइम मतलब हम कितने टाइम इसको चलाएंगे, दैट ओवरलोड को, टू सी द रिजल्ट्स। तो ये हमारा एक प्रिंसिपल फॉलो करता है, ओवरलोड। उसके बाद क्या होता है, अडॉप्टेशन, द एडजस्टमेंट ऑफ द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शनल सिस्टम टू द ट्रेनिंग लोड। जब हम एक लोड को अपनी बॉडी में अडॉप्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक एथलीट को मैंने पहले दिन बोल दिया कि 1 किलोमीटर भागेगा, तो वो बहुत थक जाता है और उसका फिटनेस लेवल गिर जाता है, नीचे आ जाता है। दूसरे दिन मैंने उसको बोला तो उसका क्या पता वो उतना भाग भी ना पाए, 1 किलोमीटर भाग भी ना पाए, बट क्या पता तीसरे दिन उसको ना वो थोड़ा सा ऐसे घिस-पिट के कर लेगा। चौथे दिन मैंने उसको दे दी रेस्ट। रेस्ट और रिकवरी के बाद फिर से मैंने उसको 1 किलोमीटर भागने के लिए बोला ना, तो अब उसे उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी जितनी उसको फर्स्ट डे पे आई थी, या सेकंड डे पे आई थी, या थर्ड डे पे आई थी, क्योंकि दैट पर्सन अडॉप्टेड दैट लोड। उसने उस लोड को अडॉप्ट कर लिया है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अडॉप्टेशन का मीनिंग। उसके बाद आता है रिकवरी। रिकवरी मीन्स जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी आता है, और फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस दोनों ही आते हैं। तो उससे हमें रेस्ट और डाइट दोनों मिला के हम रिकवर करते हैं बॉडी को, जिससे कि हम अडॉप्टेशन कर पाते हैं। और इसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है। फॉर एग्जांपल वर्कआउट हुआ, हमें फैटीक आई, फैटीक आने के बाद हमने रेस्ट ली, रेस्ट के बाद अडॉप्टेशन हुई, अडॉप्टेशन के बाद फिर से हम रेडी हो गए टू न्यू वर्कआउट, और ये साइकिल चलता ही रहता है। इसी तरह से हम ग्रो करते हैं। उसके बाद आ जाता है वार्मिंग अप। वार्मिंग अप सिंपली इसमें क्या है, लाइट फिजिकल एक्टिविटी दैट प्रिपेयर्स योर बॉडी फॉर मोर इंटेंस वर्कआउट। सिंपल सी बात है, एक नॉर्मल पर्सन को जब हम बोलेंगे तो उठ के कोई काम, एक नॉर्मल इंसान को उठ के काम करने के लिए बोल दें, और एक वार्म अप जिसकी हमने बॉडी को वार्म कर रखा है, तो दोनों की परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा असर दिखेगा, आपको एक बहुत बड़ा अंतर दिखेगा, डिफरेंस दिखेगा। तो सिंपल सी बात है, वार्मिंग अप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी ट्रेनिंग का। अभी देखते हैं हम इसमें क्या क्या टाइप्स हैं। वार्मिंग अप का पहला टाइप आ जाता है एक्टिव वार्म अप, दूसरा आ जाता है पैसिव वार्म अप। ठीक है। एक्टिव वार्म अप में दो पार्ट है, जनरल वार्म अप एंड स्पेसिफिक। जनरल मीन्स हम सिर्फ बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, जॉइंट्स को रोटेट करते हैं, अपनी हार्ट बीट को थोड़ा सा अप करते हैं नॉर्मल से। स्पेसिफिक वार्म अप मीन्स कि हर एक गेम में, फॉर एग्जांपल स्विमिंग में अलग वार्म अप लगेगा, रेसलिंग में अलग लगेगा, और हमें फॉर एग्जांपल रनिंग रनिंग में अलग से वार्म अप लगेगा। मतलब हर एक इवेंट की एक अलग डिमांड रहती है और अलग मसल्स यूज होते हैं, इसीलिए हम स्पेसिफिक वार्म अप करते हैं। उसके बाद आ जाता है पैसिव वार्म अप, जिसमें हम अपनी बॉडी को इन्वॉल्व करते नहीं, खुद से कुछ नहीं करते। खुद से कुछ नहीं करते, फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे सन बाथ। क्योंकि हमने बॉडी को हीट करना था, किसी बंदे ने हमें बोल दिया कि भाई धूप में चला जा, तेरी बॉडी गर्म हो जाएगी, ठीक है मान लिया। हॉट ड्रिंक्स ले ली, तो भी हम हो सकते हैं। और भी कुछ ऐसे बहुत सारे जैसे स्टीम बाथ हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे बाथ आते हैं। उनको भी लेने से हमें क्या होता है, हमारी बॉडी जो वार्म हो जाती है, उससे हम गिनते हैं पैसिव वार्म अप में। एक्टिव में हम खुद एक्टिविटी करते हैं, और पैसिव में हम विद द हेल्प ऑफ समवन हम अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं फॉर एनी एक्टिविटी। ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जनरल वार्म अप की, जैसे नेक रोटेशन, आर्म रोटेशन, फिर आर्म सर्कल्स, हिप रोटेशन,
और लंजेस, फॉरवर्ड बेंडिंग, हाफ स्क्वाट एंड ये भी कुछ हिप रोटेशन जैसी एक्टिविटी दिख रही है। उसके बाद हम चलते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है वार्मिंग अप की। सिंपल, बॉडी टेम्परेचर को हाई करना, थोड़ा सा इंक्रीज करना, डिक्रीज द रेजिस्टेंस इन दी मसल कैपिलरीज। जब हमारी बॉडी थोड़ी सी गर्म हो जाती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी मतलब अच्छे से वर्क कर पाती है, क्योंकि अच्छे से हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स फ्लो करते हैं, मेटाबॉलिज्म थोड़ा फास्ट हो जाता है। डिक्रीज विस्कोसिटी ऑफ द मसल, विस्कोसिटी मतलब थोड़ा सा जिसे हम बोलते हैं चिपचिपापन, और वो थोड़ा गाढ़ापन जो हमारे मसल्स में, जब हमारे ब्लड में रहता है, वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी जब गर्म हो जाएगी तो विस्कोसिटी भी मसल्स में कम हो जाती है। इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, मतलब जो एक्शन पोटेंशियल, कुछ हमारे नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, उनको ट्रैवल करने की स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो जाती है आफ्टर वार्मिंग अप, और हम ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए। मेटाबॉलिक रेट इंप्रूव हो जाता है, स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्यूल ट्रांसफर टू द टिश्यू ये भी इंक्रीज हो जाता है। ब्लड लैक्टिक एसिड कम हो जाता है जब हम वार्म अप करते हैं। इंक्रीज वर्किंग कैपेसिटी, मतलब सिंपली हमारी वर्किंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाती है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है कूल डाउन, जिसे हम लिम्बर डाउन भी बोलते हैं। इसमें क्या था, जिस तरह से हमने वार्म अप में हार्ट रेट को ऊपर लेके गए, उसी तरह से हम कूल डाउन में हार्ट रेट को नीचे लेके आएंगे। ठीक है, इसमें हम ऊपर लेके गए और इसमें हम नीचे लेके आएंगे। ठीक है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। कूल डाउन कैसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेनिंग का, सिंपल सी बात है, ये कुछ स्ट्रेचेस हम देते हैं 30 सेकंड तक होल्ड करके अपनी बॉडी को, जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ होता है उससे थोड़ा सा रिमूव किया जाए। प्रिवेंट सोरनेस, सोरनेस क्या चीज है, जो हमें थकान आ जाती है किसी वर्कआउट को करने के बाद। फॉर एग्जांपल, कुछ बंदे हमारे 2-4 दिन जिम जाते हैं, उनकी बॉडी में दर्द होने लग जाती है और उनकी बॉडी अकड़ने लग जाती है। एक पेंसिल पहलवान भी अपने आप को खली समझने लग जाता है, बोलता बहुत पेन हो रही भाई मेरी बॉडी में, मैं जिम जो जा रहा हूँ आजकल। तो वो कुछ ऐसी वाली सोरनेस से हम बच सकते हैं अगर वो अच्छे से कूल डाउन करेगा। रिकवरी हमारी फास्ट हो जाएगी। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारा नॉर्मल लेवल पे आ जाता है अगर हम कूल डाउन करते हैं तो। ये कुछ ऐसे जो सोरनेस वाली हमें प्रॉब्लम्स, कमर में दर्द, शोल्डर में, नेक में, ये लो बैक में पेन होना शुरू हो जाती है, ये भी कुछ ऐसे अगर हम कूल डाउन करेंगे तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स हमें नहीं आती। ठीक है, रिड्यूस डेजीनेस, कुछ बंदे होते हैं जो फेंट होने भी लग जाते हैं अगर उनको प्रॉपर कूल डाउन ना करवाया जाए, तो कूल डाउन कर लेना चाहिए। हार्ट रेट हमारा नॉर्मल पे आ जाता है कूल डाउन करने के बाद। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है कंसेप्ट ऑफ स्किल, टेक्निक, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज। मैं इधर ही अगर आपको समझा दूं, स्किल क्या रहता है, एक फंडामेंटल फंडामेंटल मूवमेंट, फंडामेंटल मूवमेंट रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल शूटिंग ए फ्री थ्रो एक्यूरेटली। एक्यूरेटली मतलब एक टेक्निक की बात करी जा रही है, क्योंकि फ्री थ्रू को अगर हम थोड़ा गलत वे से भी बोले तो काउंट नहीं होता, बोलते गलत हो गया है ना। तो सिंपल सी बात है, फॉर एग्जांपल रनिंग में बुलेट स्टार्ट हो गया, बंच स्टार्ट हो गया, जहाँ क्रिकेट में कोई बॉलिंग की टेक्निक होगी, बैटिंग की टेक्निक हो गई, बेसिक टेक्निक। किसी भी स्किल में अगर हम देखते हैं, स्विमिंग में स्टार्ट हो जाना, स्टार्ट की टेक्निक, कोई भी गेम में एक बेसिक टेक्निक रहती है, उसे हम स्किल बोलते हैं, जिसे हम फंडामेंटल मूवमेंट भी बोलते हैं। द स्किल इज द एबिलिटी टू परफॉर्म ए टास्क effectively and efficiently. It involves coordination, control and precision. ठीक है, आई होप कि आपको स्किल समझ में आया। स्किल मीन्स एक फंडामेंटल मूवमेंट जो कि हमें सबसे पहले चाहिए होती है किसी भी एक गेम को खेलने के लिए या स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद आ जाती है टेक्निक। टेक्निक क्या है कि एक इंडिविजुअल वे टू परफॉर्म स्किल, इंडिविजुअल वे टू परफॉर्म द स्किल। कोई एक जो नॉर्मल स्किल था उसे हम अपने तरीके से अच्छे से परफॉर्म करते हैं विदाउट उसकी एक नॉर्मल जो काम, जो उसकी एक बेसिक टेक्निक है उसे चेंज किए बिना खुद उसे अच्छे से करते हैं, दैट इज टेक्निक। ठीक है, टैक्टिस, टैक्टिस क्या है, शॉर्ट टर्म डिसीजन और प्लान्स इमीडिएटली जो हम किसी गेम में बनाते हैं। फॉर एग्जांपल बॉलिंग टेक्निक्स, फील्डिंग टेक्निक्स एंड बैटिंग टैक्टिक्स, ये कुछ ऐसे रहते हैं, सामने वाली टीम किस तरह की है, अगर उसकी बॉलिंग स्ट्रांग है
तो हम उसी अकॉर्डिंग से अपनी बैटिंग और फील्डिंग को अरेंज करेंगे। अगर किसी की फील्डिंग स्ट्रांग है तो हम उसी तरह से बैटिंग करेंगे। ये टैक्टिक्स ड्यूरिंग द मैच चलते हैं, ये कोई इतना हमें पहले से पता नहीं रहते। बट स्ट्रेटजीज क्या है? स्ट्रेटजीज हैं लॉन्ग टर्म प्लान जो हम पहले से बना के चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमें गेम या कोई भी कंपटीशन जीत के आना है, हम उसे किस तरह से जीतेंगे, कौन से वेज को हम यूज करेंगे, मतलब किस तरह से खेलेंगे, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटजीज। सिंपली लॉन्ग टर्म प्लान्स रहते हैं फॉर द सक्सेस इन एनीथिंग। तो आई होप कि आपको ये कुछ टर्मोलॉजीज समझ में आई होगी। स्किल क्या है? एक फंडामेंटल स्किल है जो भी किसी भी गेम में खेलने के लिए हमें सबसे पहले काम में आता है। टेक्निक क्या है? एक इंडिविजुअल वे टू परफॉर्म द स्किल। टैक्टिक्स क्या है? एक शॉर्ट टर्म प्लान है। और स्ट्रेटजी क्या है? एक लॉन्ग टर्म प्लान है फॉर द स्किल सक्सेस ऑफ द टीम। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ डोपिंग एंड इट्स डिसएडवांटेजेस। मीनिंग ऑफ यूज ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस आर मेथड्स बाय एथलीट टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस। एक एथलीट है जो कोई भी एक टैबलेट खाता है और उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, और एक एथलीट है नॉर्मली आके खेलता है और वो हार जाता है, तो मतलब डोपिंग बुरी चीज हुई ना। उसके बाद दीज सब्सटेंसेस कैन इंक्लूड स्टेरॉइड, स्टिमुलेंट्स, ब्लड बूस्टर्स, हार्मोन्स दैट प्रोवाइड अनफेयर एडवांटेज। अनफेयर एडवांटेज मतलब किसी का साथ धोखाधड़ी करके हम गेम को जीतना, ये बिल्कुल कोई अच्छी बात रहती नहीं है। बहुत इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, किस किस तरह की टाइप ऑफ डोपिंग रहती है। परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंस सबसे पहले आ जाता है, स्टिमुलेंट्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, पेप्टाइड हार्मोन्स, बीटा टू एगोनिस्ट, नार्कोटिक्स, डायूरेटिक, कैनाबोनाइड्स। और एक दूसरा तरीका आ जाता है, एक दूसरा वे आ जाता है, विच इज ब्लड डोपिंग एंड जीन डोपिंग। अभी हम पढ़ते हैं स्टिमुलेंट क्या है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम देखते हैं, इंक्रीज अलर्टनेस। स्टिमुलेंट्स हैं कुछ ऐसे स्टेरॉइड या कोई टैबलेट खा लेना जिससे हमारी अलर्टनेस बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल चेस में या आर्चरी में ये हमें काम करने वाले कुछ ऐसे रहते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड जिसमें जो कि बॉडी बिल्डर्स लेते हैं मसल ग्रोथ को इंप्रूव करने के लिए। पेप्टाइड हार्मोन्स एंडोरेंस और रिकवरी को इंप्रूव करने के लिए कुछ एथलीट्स यूज करते हैं लॉन्ग टर्म। बीटा टू एगोनिस्ट इंप्रूव ब्रीथिंग एंडोरेंस, ये भी कुछ एथलेटिक में ही यूज होने वाला है। रिमूव ट्रेस ऑफ अदर ड्रग्स, डायूरेटिक एंड मास्किंग एजेंट्स, ये कुछ ऐसे हैं जिससे हमें वॉशरूम, मतलब हमें बाथरूम बहुत बार आता है, और हम वेट कम करने के लिए भी बहुत सारे एथलीट इसे यूज करते हैं डायूरेटिक्स को, मतलब हमारी बॉडी में फ्लूइड के लेवल को कम कर देता है। वह बहुत बार बाथरूम आएगा, एकदम से हमारी बॉडी का पानी निकाल के हमें खाली कर देगा, ये काम में आता है डायूरेटिक्स। नारकोटिक्स एंड कैनाबोनाइड्स ये क्या करते हैं? पेन को कम करने का काम करते हैं। ये फॉर एग्जांपल कुछ बॉक्सिंग या जिसमें मार पड़ने वाले काम होते हैं, ऐसी वाली अगर कोई गेम्स हैं, तो उसमें अगर हमारा एथलीट कोई ऐसा नारकोटिक्स लेके जाता है तो उसे जितने मर्जी घूसे लात पड़े उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ ऐसे स्टेरॉइड्स रहते हैं। उसके बाद ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, ये रिड्यूस इन्फ्लामेशन, तो इसमें भी हमारी परफॉर्मेंस एनहांस होती है। ब्लड डोपिंग इन्वॉल्व्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू द इंक्रीज द ऑक्सीजन सप्लाई इन द मसल्स। ब्लड डोपिंग के भी कुछ टेक्निक्स रहते हैं, तो बट इतना ही है कि इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है हमारी बॉडी में। कई बार क्या होता है, एक एथलीट है वो अपने ब्लड को निकाल के 24 घंटे के लिए रख देगा, और कंपटीशन के 24 घंटे पहले उसे दोबारा से अपनी बॉडी में चढ़ा देगा। इसे हम ब्लड डोपिंग बोलते हैं। जिससे क्या होगा, उसमें हीमोग्लोबिन दोबारा से ज्यादा हो जाएगा और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे वेज रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना ब्लड नहीं निकालते, किसी से ही ले लेते हैं, तो वे भी ब्लड डोपिंग के अंडर आता है। जीन डोपिंग मीन्स जेनेटिक मैनिपुलेशन, किसी के जीन्स में मैनिपुलेशन करना फॉर द इनहांसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस, तो वो भी एक डोपिंग का ही वे है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है डिसएडवांटेजेस ऑफ डोपिंग। सबसे पहली डिसएडवांटेज क्या है? हेल्थ रिस्क होना, हमारे दिल में हार्ट डिजीज, लीवर डैमेज, किडनी फेलियर, इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, हार्मोनल इनबैलेंस लीडिंग टू द इनफर्टिलिटी और मूड डिसऑर्डर। सिंपल सी बात है कि अगर हम डोपिंग करते हैं तो हमें हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, मे बी इससे ज्यादा, जितने इस स्लाइड में लिख रखे हैं ना, इससे भी कई गुना ज्यादा ऐसे ऐसे हमें हेल्थ रिस्क हो सकते हैं जो कि हमें पता भी नहीं है। तो हमें सिंपल सी बात है, डोपिंग नहीं करनी चाहिए। एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, रेस्ट लो और एथलीट बनो। इथिकल एंड फेयरनेस इशू क्रिएट
क्रिएट्स अनफेयर प्लेइंग फील्ड इन द स्पोर्ट्स, वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ फेयर कंपटीशन। उसके बाद आ जाता है लीगल एंड करियर। सिंपल सी बात है, अगर पकड़ा गया एथलीट डोपिंग करता हुआ तो उसे बैन कर दिया जाता है, फाइन पड़ता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, उसकी रेपुटेशन खत्म हो जाती है और बहुत सारी स्पॉन्सरशिप्स जो उसे मिली होती हैं छीन ली जाती हैं। सिंपल सी बात है। तो उसका करियर भी स्पॉइल हो जाता है अगर वो डोपिंग करता हुआ पकड़ा जाता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, हमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एग्रेशन वगैरह जैसे भी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं अगर कोई एथलीट डोपिंग करता है तो। इम्पैक्ट ऑन स्पोर्ट्स इंटेग्रिटी, स्पोर्ट्स इंटेग्रिटी मतलब ट्रस्ट खत्म हो जाएगा दुनिया का स्पोर्ट्स से। अगर डोपिंग कर करके ही स्पोर्ट्स प्लेयर खेलने लग जाएंगे तो कौन ही बिलीव करेगा स्पोर्ट्स पे, फायदा क्या रह गया फिर कंपटीशन होने का। तो सिंपल सी बात है, इंटीग्रिटी पे भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा अगर स्पोर्ट्स पर्सन डोपिंग कर करके खेलना शुरू करेंगे। तो ये थी आज हमारा 10th एंड द लास्ट यूनिट ऑफ द फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th। इसी तरह से हम 12th क्लास के 10th यूनिट का वीडियो लेके आने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके मुझे जरूर बताएं कि मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो।